हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालाराम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लालाराम मैथ्स में और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ सीखना है कि नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि एक तो गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे करते हैं, यानी द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल, तो द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास में दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? दो। पहली जो विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है कि दो घात का जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, उसको एक एक घात में या फिर रैखिक समीकरण के रूप में तोड़ा जाता है। फिर इसको इक्वल टू 0 कर हमें x और y के मान निकाले जाते हैं, फिर x के मान निकाले जाते हैं यहाँ से। तो हमें दूसरे जो मेथड होता है हमारे पास में होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? देखो, पूर्ण वर्ग विधि में हमें क्या किया जाता है कि अगर वो जो समीकरण हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, अगर वो वर्ग के रूप में नहीं है, जैसे x प्लस b का होल स्क्वायर मान लो वैसे, या फिर x माइनस a का होल स्क्वायर, अगर वो ऐसे पूर्ण वर्ग में नहीं बन रही है तो हमें क्या किया जाता है? उस समीकरण को इस फॉर्म में बनाया जाता है, यानी एक वर्ग के रूप में बनाया जाता है। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें वो फॉलो करके उनको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। हम क्या करेंगे, और हमारे पास में एक इसी से पूर्ण वर्ग विधि से श्रीधराचार्य द्वारा एक सूत्र दिया गया था, श्रीधराचार्य द्वारा, जिसका नाम द्विघाती सूत्र है। क्या नाम है? तो द्विघाती सूत्र। यानी उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास में द्विघात समीकरण की जो मानक समीकरण है, जो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a does not equal to 0, उसको ही क्या किया? तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व कर लिया, और करके एक समीकरण से, उस समीकरण से एक सूत्र दे दिया जिसका नाम है द्विघाती सूत्र, या फिर उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं उसको? तो श्रीधराचार्य सूत्र। और वो सूत्र क्या होता है उसकी चर्चा हम इस क्लास में कर लेंगे। अभी देखो सूत्र कौन सा होता है, तो हमारे पास वो सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र अथवा द्विघाती सूत्र। द्विघाती क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो हमें पता है श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है? तो 2a। बताओ अपॉन में क्या होता है? 2a। a b c तो हमें पता चल रहा है कि ये रियल नंबर्स है, जो क्या होते हैं x² x और अचर पद, उनके x² x के क्या होता है? गुणा, और c जो होता है वो क्या होता है? अचर पद होता है। हमारे पास में जो समीकरण है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। इसमें हम क्या करेंगे? a b c के मान रखकर हमें क्या मिल जाएगी? तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास में इधर विभक्तिकर होते हैं, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ये जो अंडर रूट के अंदर जो दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? तो d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी इसको क्या बोला जाता है? तो d बोला जाता है, विभक्तिकर बोलते हैं, जिसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो क्या कहता है? ये करता है उस जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति का निर्धारण, यानी मूलों की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो होता है ये मूलों की प्रकृति का निर्धारण करता है। क्या होगा इससे? अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान इधर हम लिख देते हैं, बताओ विभक्त कर, यानी इधर लिख दिया हमने b स्क्वायर माइनस 4ac
ये जो मान है और इधर है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है तो क्या, तो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा आएगा, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, 0 से बड़ी धनात्मक संख्या हो सकती है। अगर वो मान है तो हमारे पास में मूलों की प्रकृति क्या होगी? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 0, तब हमारे पास में मूलों की प्रकृति क्या होगी? और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या आ जाएगा? तो लेस देन क्या आ जाएगा? 0, लेस देन क्या आ जाएगा? तो 0, तो हमारे पास में मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो ये 3 प्रकार के विविधता हमें दे रखे हैं बुक्स के अंदर। अब पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ये होगा तो मूलों की प्रकृति के मूल जो होंगे, मूल क्या आएंगे? तो वास्तविक आएंगे। क्या आएंगे? तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो कैसे होंगे? तो भिन्न भिन्न, यानी दोनों मूल वास्तविक आएंगे लेकिन दोनों भिन्न जो मूल होते हैं वो अलग अलग आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, ध्यान रखना, डिफरेंट आएंगे दोनों के दोनों। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है अगर ये इक्वल टू 0 है तब मूल भी बताओ क्या होंगे? मूल तो वास्तविक होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे? तो दोनों मूल क्या होंगे? तो समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे? तो समान होंगे, मूल वास्तविक तथा क्या आएंगे? तो समान आएंगे, इक्वल आएंगे दोनों के दोनों मूल। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 है, 0 से लेस देन है, 0 से छोटा मान है, तब जो मूल होंगे वो मूल बताओ क्या होंगे? तो मूल जो होंगे वो होंगे काल्पनिक। क्या होंगे? तो काल्पनिक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, तो वो बताओ क्या होंगे? तो मूल होंगे काल्पनिक। क्या होंगे? तो मूल होंगे काल्पनिक। अब ये आपको अच्छे से याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में इससे 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, इक्वल टू 0 हो तब क्या मूलों की प्रकृति क्या होती है, और लेस देन हो तो मूलों की प्रकृति क्या होती है। अब आपको आसानी से इसको याद करने की एक ट्रिक है, देखो कैसे हो सकती है। देखो आप ऐसे याद रखो, आपको ये पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या होता है? तो अंडररूट के अंदर होता है, ये क्या होता है? तो अंडररूट के अंदर होता है। तो एक चीज तो आप ऐसे नोट याद रखो कि अंडररूट के अंदर अगर माइनस की संख्या है तो उसको कभी भी बाहर निकाला नहीं जा सकता, यानी वो आइटा होती है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी काल्पनिक संख्या होती है। इसका अर्थ ये है कि उससे मिलने वाले जो मूल होंगे वो काल्पनिक ही होंगे। तो अब उनसे मिलने वाले मूल बताओ कैसे होंगे? काल्पनिक। अगर अंडररूट, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, और 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? सारी सारी नेगेटिव संख्या होती है, और अगर नेगेटिव संख्या अगर अंडररूट के अंदर आएगी तो मूल में बताओ कैसे आएंगे? तो अगर लेस देन 0 है तो मूल कैसे होगा? तो काल्पनिक होंगे, नहीं होंगे? आसानी से याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से भी छोटा है यानी नेगेटिव है, और बी अंडररूट या अंडररूट के अंदर ये मान अगर नेगेटिव रहेगा तो ये बाहर नहीं निकल सकता नेगेटिव, तो हम इसको काल्पनिक संख्या मानते हैं। और फिर आगे सोल्व करेंगे तो ये फिर कौन से मूल होंगे? तो काल्पनिक मूल ही होंगे। दूसरा हमें यहाँ पे देखो क्या बताओ? इक्वल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनके इसके अलावा अगर 0 से छोटा है नेगेटिव मान है तभी काल्पनिक होंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो मान के होंगे तो वास्तविक होंगे। तो दोनों जो मूल होंगे वो तो वास्तविक ही होंगे, ठीक है, इसके अलावा। लेकिन अब किसमें इक्वल आएंगे, किसमें क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, वो हमें देखना है, यानी किसमें समान आएंगे, किसमें भिन्न भिन्न आएंगे, तो हमें देखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखो इक्वल है तो मूल भी क्या आएंगे? तो इक्वल आएंगे, मूल भी क्या आएंगे? तो इक्वल आएंगे, ठीक है। और अगर जो मूल है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 होता है तब वो क्या आएंगे? तो डिफरेंट आएंगे। क्या आएंगे? तो डिफरेंट आएंगे, ठीक है, समझ गए इस चीज को। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा का होता है नेगेटिव संख्या, नेगेटिव संख्या अगर रूट के अंदर आएगी तो वो क्या आएंगे? तो काल्पनिक होंगी। बताओ कौन सी होगी? काल्पनिक। तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा बताओ क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अब दोनों आएंगे वो क्या आएंगे? तो रियल तो आएंगे, दोनों जो मूल आएंगे वो रियल तो होंगे यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल कौन से होंगे? डिफरेंट कौन से होंगे? तो हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 है तो वो होंगे इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो होंगे डिफरेंट। समझ गए इस चीज को? आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन को, यानी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो बढ़ते नेक्स्ट आगे। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति आपको अच्छे से याद करनी है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
इससे आपसे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मूल अगर काल्पनिक होते हैं तो आपको सॉल्व करने ही नहीं होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी तब आपको क्या करना होता है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल करना है बताओ, 0 के इक्वल करना है। और मूलों की प्रकृति भिन्न और क्या होगा बताओ, वास्तविक होता है, क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा बताओ, 0 होगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इसके लिए, और ये पूरी कंडीशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में है कुछ जो बेसिक्स थे हमारे इसके क्लास के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो गए बताओ, क्लियर हो गए। बेसिक्स जो थे वो सारे के सारे क्या हो गए बताओ, क्लियर हो गए। अब हमारे पास में कुछ उदाहरण है और जब इसकी प्रश्नावली या एक्सरसाइज नंबर 4.2 दे रखी है, तो वो हम करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 3, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात है। हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था सॉल्यूशन लिखते हैं, और वो जो समीकरण होती है वो लिख दो आप। तो द्विघात समीकरण क्या है, तो 2x² - 5x + 3 = क्या हो 0। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जो समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण उसको लिख दो, ठीक है। दूसरा, हमने बहुपद में सीखा था प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है, यानी x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। तो हम इधर क्या करेंगे, तो रफ कार्य करेंगे। क्या करेंगे, रफ कार्य। क्या करेंगे, 2x² को, यानी जिसकी घात x की घात 2 रहेगी उसको, और जो अचर पद रहेगा उन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा कितना जाएगा, तो 6x²। कितना जाएगा, तो 6 से। पहले बोला था चिन्हों का चिन्हों से गुणा होता है, संख्या का संख्या से गुणा होता है, ध्यान रखना, और चर पद का चर पद से, यानी x का x से ही गुणा होगा, ध्यान रखना। अब देखो, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, 2 को 3 से करेंगे तो 6, और x² की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 की 2 वापस आ जाएगी। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करने, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर करेंगे तो 2, और यहाँ पे इस 6 के कितने वापस कितने होते हैं, और 3 के कितने होंगे बताओ 1। ये इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इस 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे तो कितना आ जाए, तो जोड़ने या घटाने पे तो 5 आ जाए, और उनको गुणा करने पे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाए। कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाए। तो हम पता है ये हमारे पास में 2 फैक्टर मिल गए, एक तो 2 और एक 3, एक तो 2 एक और 3, ये इसके फैक्टर है। अब यहाँ अगर इसमें रखेंगे तो देखो, अगर मैं ये इन दोनों को जोड़ूं, क्योंकि 2 और 3 को हम जोड़ते हैं तभी क्या होंगे, 5 होंगे। तो 2 और 3 को 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखो, इसको माइनस का करके नहीं जोड़ सकते, क्योंकि चिन्ह अगर समान होंगे तभी जुड़ेंगे। अब दोनों चिन्ह प्लस के होंगे तो ये प्लस के 5 आएंगे, लेकिन हमें भी किसके चाहिए, तो माइनस के 5, इसलिए दोनों किसके होंगे, तो माइनस के। इसके भी x लगा देंगे, इसके भी क्या लगा देंगे, तो x। दोनों को यहाँ लिख देते हैं, 2x² माइनस में 2x माइनस का 3x प्लस का कितना, तो 3 इक्वल टू क्या, तो 0। यानी इस बीच वाले टर्म का था जो मध्य पद है उसके क्या करने हैं, बताओ फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, इसलिए इसका नाम क्या, बताओ गुणनखंड। इस बीच वाले x के टर्म वाले को क्या करना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और उनको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पे भी बीच वाले टर्म बन जाए, और अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को गुणा करने पे जो मिला उन दोनों का क्या मिल जाए, बराबर इक्वल मान आ जाए। तो हमने उस 6 के ऐसे फैक्टर कर लिया, बाद में गुणनखंड कर लिए, तो वो हो गए 2 और 3 आ गए। अब इसको सोल्व कर लो। देखो सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, तो इसमें से 2x, इसमें भी 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 तो बाहर चला गया, x² में से x बाहर चला गया तो 1x तो बचेगा, माइनस 2x पूरा चला गया, तो अब क्या बचा, वहां पे कुछ नहीं बचता, तो 1 तो बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले बोला था, यहाँ जो टर्म होती है वो ऐसे किसी टर्म वापस लिख दिया करो। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, देखो अब इसमें से क्या कॉमन लूं, बताओ कि यहाँ पे केवल x बचे, तो मुझे पता है x को रखना है, तो क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा, इक्वल टू क्या, बताओ 0, इक्वल टू क्या, बताओ 0। अब इसको सोल्व करो, x - 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो वापस 2x - 3 इक्वल टू क्या, तो 0। अब इसको सोल्व करो। अब एक बार या तो इसको 0 बराबर कर दो, एक बार इसको 0 कर, यानी या तो x - 1 इक्वल टू 0, या फिर 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, x, इसलिए ये माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहां से करेंगे तो x बराबर में ये माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 3, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो किसमें चले जाएंगे, तो भाग में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो मान आ गए वो हमारे क्या गए, तो 2 मूल भाग है, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस।
माइनस एक तो प्लस का 3/2 और दूसरा जो मूल है वो क्या है 2 1। तो प्रथम मूल जो है वो 1 है, दूसरा मूल जो हमारे पास में क्या है तो 3/2 जो इस समीकरण को क्या करते हैं तो संतुष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4। द्विघात समीकरण दे रखी है 6x² - x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले उस समीकरण को लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं 6x² माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू क्या कर दो 0 इक्वल टू क्या देगा दो 0। अब इन फर्स्ट को लास्ट को सबसे पहले रखता है की तरफ गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो क्या कर दो 6x² का गुणा किया माइनस के 2 से। इस 6x² का गुणा किया मतलब इससे माइनस के 2 से गुणा किया जाए। यानी कहने का अर्थ है कि x² के पद को और अचर पद को गुणा करना है, याद रखना। ऐसा नहीं कि अगर ऐसे लिखो 6x² माइनस का 2 और माइनस का x लिखा हो तो आप इसको और इसको गुणा कर दो, ये मत कर देना, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आपको अचर पद को और x² के पद को क्या करना है, गुणा करना। अब x² को क्या करना, 6x² को गुणा करना माइनस के 2। अब इसके चिन्ह किसका बताओ प्लस का। तो मैंने पहले बोला था प्लस को प्लस से चिन्हों का चिन्हों से गुणा करना है। तो प्लस को माइनस से करेंगे क्या आएगा तो माइनस, 6 को 2 से करेंगे क्या आएगा तो 12 और x² का आगे कोई पता नहीं तो क्या आ जाएगा तो x² का x²। अब हमारे पास में जो टर्म है वो है 12 यानी 12 है। अब इस 12 कैसे फैक्टर करेंगे तो गुणन करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग 2 से करेंगे क्या आएगा तो 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा तो 3, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा तो 1। अब हमें क्या कितने पद चाहिए, केवल 2 पद चाहिए, तो हमें किसी को मर्ज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया इस 2 और 2 को क्या कर दिया तो मर्ज कर दिया। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास एक टर्म 4 है, एक टर्म कौन सी बताओ 3 है। अब इनको गुणा करने में क्या है तो 12 आएगा, तो ये इन्हीं के फैक्टर में तो 12 ही आएंगे। अब इनको जोड़ने या घटाने पे कितने आएगा तो हमें क्या चाहिए बताओ, यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए। क्या चाहिए तो माइनस का 1, तो हमें माइनस का 1 चाहिए। अब इनको जोड़ने में कितने बनने बताओ 7 बनने, जोड़ने में कितने बनने बताओ 7, और घटाने में कितने बनेंगे बताओ 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे बताओ 1 बचेगा। तो 1 तो हमें मिल रहा है घटाने में, इसका मतलब घटेंगे, और घटेंगे का मतलब 1 तो होगा प्लस का, 1 क्या होगा तो माइनस का। अब प्लस का होगा, बड़ा मान प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस का आना चाहिए, और बड़ा मान अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ा जो मान है वो माइनस का है। अब इन दोनों में बड़ा मान ये है तो ये माइनस का है, ये किसका तो प्लस का है। इसके भी x लगा दो, इसके भी x लगा दो, यहाँ पे वो टर्म लिख दो। समझ गए चीज को। अब 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर क्या जाएगा तो 0। अब इसको देखो -4x प्लस 3x क्या होगा तो माइनस का x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के कितने जाएंगे तो 12x²। अब इनमें कॉमन देखो 6x² माइनस 4x, इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, इन दोनों में कॉमन है 2x। कितना कॉमन है बताओ 2x, क्योंकि 6 में क्या होता है बताओ 6 के फैक्टर में होते हैं 2, 4 के फैक्टर में भी 2 होते हैं तो 2 कॉमन। x² और x में इन दोनों में x कॉमन आ गया। अब 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा तो 3 बार, और x² में x का भाग देंगे कितने आएगा 1, माइनस 2 में 2, 4 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा तो 2, और x में x का भाग। अब यहां पर आपको नहीं पता है कॉमन क्या लेना, देखो 3x माइनस का 2 ये है, ऐसे कैसे ले लो। अब आपको क्या कॉमन लेना, देखो ये 3x तो अंदर रहेगा। अब क्या बचा तो प्लस का कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ नहीं तो क्या लेना पड़ेगा तो 0, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा तो सॉरी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा तो 1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा तो 0। अब इन दोनों में तो इक्वल कौन है तो दोनों में इक्वल है 3x माइनस 2, तो ये आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा तो 2x प्लस इक्वल टू क्या तो 0। अब या तो ये मान 0 है या फिर ये, यानी इनको क्या किया बताओ एक एक घात के चल एक एक घात के बहुपद के रूप में लिख दिया है। अब या तो 0 है या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसलिए यहां से क्या होगा तो x की वैल्यू क्या है तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा, किसका जाएगा तो प्लस का 2, और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में किसमें चले जाएंगे तो डिवाइड में, यानी प्लस का 2/3। यहां से क्या आएगा तो x बराबर ये माइनस प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 2 इसके मल्टीप्लाई में किसमें चले जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो हमारे पास में जो पहला मूल आ जाएगा वो 2/3 और दूसरा जो मूल आ जाएगा वो माइनस का 1/2 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, उदाहरण नंबर 5। द्विघात समीकरण दे रखे हैं 3x² माइनस 2 रूट अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में।
क्योंकि आपको कुछ सोचना नहीं है कि इसमें मूल किस तरीके से होंगे। तो हमें सबसे पहले बताओ क्या लिखना होता है, द्विघात समीकरण लिखना होता है, वो लिख देते हैं। अब इसके आपको कुछ भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर होकर आएंगे। कैसे, देखो 3x²। अब यहाँ पर कितने रूट एक्स है, दो रूट एक्स है। कितने एक्स है, दो रूट एक्स है। तो हम क्या करेंगे, उस दो रूट एक्स को अलग अलग कर देंगे, तो दो के फैक्टर कर दो उस दो के। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ √6x माइनस का √6x प्लस के कितने को, 2 इक्वल टू क्या, तो 0। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कितने √6 होते हैं, 2 √6। तो एक जगह मैंने माइनस का √6 एक और माइनस √6, मैंने दो फैक्टर कर दिए हैं यहाँ पर। देखो अब इसके देखो सॉल्यूशन कर दो। अब इसमें से देखो कॉमन लेना आना चाहिए आपके पास में। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √3 इसको मैं लिख सकता हूँ। और अब बताओ मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 √3 को क्या लिख 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 और 2 को क्या लिख सकता हूँ, तो √2 × √2। यानी √2 को जब मैं √2 से गुणा करता हूँ तो 2 आता है, √3 को √3 से गुणा करता हूँ 3 आता है, और √2 को √3 से गुणा करता हूँ तो ये अंदर रूट आ जाता है, अंदर चले जाते हैं, मान 2 × 3 हो जाता है। और 2 × 3 कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मिल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 3 के अंदर √3 दो √3 होते हैं, और 2 के अंदर 2 √2 भी होते हैं, और √6 के अंदर √2 √3 दोनों ही होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब हमारे पास में देखो, अब इसके अनुसार √3, अब मैं इसको एक तो अलग अलग लिखूं तो उससे बेटर है कि यहीं पे मैंने लिख दिया था, आप नोट कर लेना। √6 के अंदर क्या होते हैं, तो √6 के अंदर √2 × √3 ये होते हैं। √3 के पास में क्या होते हैं, तो √3 × √3 होते हैं। 2 के पास में क्या होता है, √2 × √2 होता है। ये आप अलग से नोट याद करना, बस आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो देखो अब 3 में क्या होता है, √3 है या नहीं है, तो 3 में √3 है, तो √6 के पास में भी √3 है। देखो तो दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3x कॉमन आ गया। तो अब देखो यहाँ पे √3 में से √3 चला गया, उस 3 में से √3 चला गया तो क्या बचेगा, बताओ √3 बचेगा, नहीं बचेगा, वापस √3x। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से दो माइनस में, उस √6 में से √3 तो चला गया, तो क्या बचेगा, बताओ √2, तो माइनस में √2 और x तो चला गया x। अब यहाँ पर वापस सेम ऐसे लिखना है, तो √3x माइनस √2 बराबर क्या है, 2। अब इनमें से कॉमन क्या लेना आपको, तो देखो यहाँ पर इसको देखो, अब माइनस तो यहाँ पे देखो माइनस है क्या, तो नहीं है, इसका मतलब माइनस तो आ जाएगा बाहर। √6 में से √3 तो अंदर रह गया, तो बताओ क्या आएगा, तो √2 बाहर आ जाएगा, फिर x का x अंदर रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमन आ जाएगा। अब इनमें से दोनों में कॉमन कौन है, तो √3x √3x माइनस √2, ये इधर एक कॉमन। दूसरा इधर देखो क्या बनेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू क्या होगा, तो 0। अब या तो ये मान दी जाए या फिर ये मान दी जाए, या तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, या फिर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो x बराबर में √2 बटे √3 आ जाएगा। ये माइनस का √2 उधर जाएगा, प्लस का √2, और ये 2 √3 इसके मल्टीप्लाई में, तो किसमें चल जाएंगे, तो डिवाइड में। अब यहाँ से क्या आएगा, तो इसलिए x बराबर दोनों सेम ही है, तो √2 बटे √3। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, इसको भी ये √, अलग अलग पे इन कंप्लीट पे लगा तो √, लगा के लिख दो 2/3, और इसको भी क्या लिख सकते हो, √, लगा के 2/3, यानी दोनों में √, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास में है उदाहरण नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास में उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 हमारे पास में स्पेशली डिफाइंड नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 4.1 में जो दे रखा है, जो समस्या दे रखी है, उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, उसकी विमाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, अनुच्छेद 6 को यहाँ पे लिख दिया कि अनुच्छेद 6 क्या, सॉरी अनुच्छेद 4.1 है क्या, जो उदाहरण 6 में सोल्व करना है। तो मैंने लिख दिया, एक
प्रार्थना कक्ष जिसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, कक्ष की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में देखो, तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले तो हमें इसका समस्या का गणितीय मान निकालना चाहिए। सॉल्यूशन लिख के हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक प्रार्थना कक्ष जिसका क्षेत्रफल 300 मीटर x है, मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर। अब देखो जो लंबाई है उसका संबंध किससे दिया हुआ है, लंबाई का संबंध दिया हुआ है चौड़ाई से। इसका मतलब हमें चौड़ाई का x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तो चौड़ाई का x मानना पड़ेगा। तो माना कक्ष की चौड़ाई कितनी है, तो कक्ष की चौड़ाई बराबर हमने क्या मानी, तो x मीटर। क्या मानी, तो x मीटर। तब कक्ष की मतलब तब लंबाई क्या आ जाएगी, तो लंबाई हमें दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग कहते हैं जिसकी लंबाई क्या है, तो चौड़ाई के दुगनी। चौड़ाई कितनी है, तो x, तो उसका दुगना करेंगे तो 2x से 1 अधिक है, 1 मीटर अधिक है, यानी उसमें 1 कर देंगे तो जोड़ देंगे। ये जो लंबाई है ये तो उस कक्ष की, यानी 2x + 1 मीटर। अब देखो क्या दे रखा है, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक हमें दे रखा है कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 300 मीटर। अब जो कक्ष होता है नॉर्मली आप जानते हैं क्या होता है, तो कक्ष जो होता है वो किस आकार होता है, वो होता है हमारे पास में आयताकार। क्या होता है, तो आयताकार होता है। अब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान रखना, उसका पूरे कंप्लीट का नहीं दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें पता है आयताकार कक्ष है, तो उसका क्या होगा, तो प्रश्नानुसार अब हमें क्या लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फिर ऐसे पहले ये देते हैं क्षेत्रफल कितना दे रहा है, बताओ, वो है 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार कक्ष दे रखा है। अब नॉर्मली क्योंकि बच्चे प्रार्थना कक्ष है वो आयताकार फर्श पे बैठते हैं, पूरे कमरे में बैठते नहीं है। कमरा तो घनाकार होता है, घनाकार होता है, लेकिन जो फर्श होता है जिसमें बच्चे बैठते हैं, जिसमें प्रार्थना करते हैं, तो जो प्रार्थना कक्ष है वो क्या है, तो आयताकार होता है। आयत की जो लंबाई जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B होती है, L इंटू B, लंबाई इंटू चौड़ाई। वो दे रखी है हमारे पास में कितनी, तो 300। कितनी दे रखी है, तो 300। लंबाई हम लंबाई को हमने क्या माना, तो 2x + 1 यानी 1 मल्टीप्लाई में x, चौड़ाई कितनी है, तो x इक्वल टू कितने में, तो अब इसमें देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको। x को 2 से करेंगे तो 2x² प्लस x को 1 से करेंगे तो 1x बराबर में ये प्लस का 3 से कराएंगे जिसका हो जाएगा तो माइनस का 3 से इक्वल टू क्या बनेगा, तो 0। इक्वल टू क्या बनेगा, तो 0। तो हमारे पास में जो समीकरण है वो बन गई 2x² प्लस x माइनस के 300 इक्वल टू क्या, तो 0 है। अब इस समीकरण को क्या करना है, तो सोल्व करना है। क्या करना है, तो सोल्व करना है। अब इसको मेथड को सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों की किसी एक फैक्टर की क्या होना चाहिए, तो इक्वल आना चाहिए। तो ये थोड़ा से जो फैक्टर करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, श्रेष्ठाचार्य सूत्र का यूज करते हैं। यानी क्या लिखेंगे, तो यहां से इसकी तुलना ax² यानी द्विघात समीकरण की मानक समीकरण से करने को, द्विघात समीकरण जो क्या होती है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, a बराबर में आएगी हमारे पास में 2, b बराबर में हमारे पास में आएगी 1 और c बराबर में हमारे पास में आएगी माइनस का 300। क्या आएगी, तो माइनस का 300। श्रेष्ठाचार्य सूत्र से, तब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र जो क्या होता है, तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, तो 2a होता नहीं होता है, ये मान इसमें रख देते हैं। तो x बराबर में माइनस का b का मान कितना, तो 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना, तो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना, तो 2 इंटू c का मान कितना, तो माइनस का 300। कितना, तो माइनस का 300 बटे में क्या है, 2 इंटू 2 यानी 2। अब a का मान 2 है तो 2 लिखेंगे।
अब x बराबर क्या आएगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 माइनस, अब माइनस की 4 को 8 2 से गुणा करेंगे तो कितना देगा, तो 8 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से करेंगे क्या देगा, तो प्लस, 8 को 3 से करेंगे तो कितना देगा, तो 8 3 24 और 2 0 का 2 0 बटे में क्या देगा, तो कितना देगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस इन दोनों को गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 24 2 0 का क्या आ जाएगा, तो 2 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको जोड़ेंगे कितने देगा, तो 2401 बट्टे में कितना देगा, तो 4 कितना देगा, तो अब क्या करना है, ये 2401 किसका जो वर्ग है वो हमें चेक करना है, किसका वर्ग है, तो हमें इसका पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी का भी वर्ग निकालेंगे तो इनके क्या करना है, तो फैक्टर निकालो, तो 2401 क्या करने हैं, तो फैक्टर निकालने, क्या करने हैं, तो फैक्टर निकालने, तो किसका फैक्टर हो जाएगा, बताओ ये, अब 2 का तो होगा नहीं, 3 का ही होगा नहीं क्योंकि 6 और 7 होते हैं, 5 का होगा नहीं, 7 का हो रहा है, देखो 7 से 21 3 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, 7 चौक 28 2, तो ये 7 से हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 7 से, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21, तो 24 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 30 3 बचेंगे, तो 24 में से 21 जाएंगे 3 बचेंगे, 30 में कितनी बार जाएगा, तो 7 चौक 28 कितने बचेंगे, तो 2, अब 21 में कितनी बार जाता है, तो 7 21 यानी 343, अब वापस 343 किसमें जाएगा, तो हमें पता है किसमें जाता है, तो क्योंकि 7 का, क्योंकि 343 जो होता है वो 7 का क्या होता है, तो क्यूब होता है, 7 का क्या होता है, तो क्यूब होता है, वापस 7 का जाएगा, तो 7 का इसमें देंगे तो 7 चौक 28 बचेंगे कितने, तो 6 और 7 9 63 49 में वापस किसका जाता है, तो 49 में, तो वापस 7 का जाएगा, 7 का इसमें देंगे तो 7 यानी क्या आएगा, तो ये 7 × 7 और 7 × 7 यानी 7 7 तो 49 तो 7 7 तो 49 यानी किसका स्क्वायर हो, तो ये 49 का स्क्वायर है, इसका तो x बराबर में लिख देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, तो 4 आएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, तो -1 प्लस माइनस कितना देखो 49 बटे में कितना आएगा, तो 4 कितना आएगा, तो 4। अब एक बार प्लस लेने पर एक बार क्या लेंगे, तो माइनस लेने पर, एक मूल तो हमें प्लस लेने पे मिल जाएगा, दूसरा मूल हमें क्या मिल जाएगा, माइनस लेने पे मिल जाएगा, तो एक बार हम कहेंगे बताओ प्लस लेने पर क्या लेंगे, तो प्लस लेने, और दूसरा हम क्या लेंगे, तो माइनस लेने, दूसरा हम क्या करेंगे, तो माइनस लेने, माइनस लेने प्लस लेने पे हमारे पास में वैल्यू आएगी, तो देखो x बराबर में -1 प्लस 49 बटे 4 -1 प्लस 49 बटे 4। अब देखो क्या करना है, देखो अब यहाँ पे जब एक बार प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे जब x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो -1 और -49 लेंगे बटे में कितना आएगा, तो 4 है, यानी एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है, तो माइनस लेना है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x बराबर में कितने आ जाएंगे, तो 48 बटे कितना आएगा, तो 4 सोल्व करेंगे तो x बराबर 4 × 4 4 दूनी 8 यानी x बराबर में हमारे पास में वैल्यू तो 12 क्या आएगी, तो 12। यहां से देखेंगे तो क्या आएगा, तो x बराबर में ये कितने हो जाएंगे, तो -50 बटे 4 50 बटे 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है ये जो मान आएगा वो क्या आएगा, तो ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा, तो ऋणात्मक आएगा, कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, तो ऋणात्मक, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो x बराबर में -50 बटे 4 को छोड़ने पर क्या करेंगे, तो छोड़ने पर क्यों छोड़ने पे, क्योंकि हमें पता है x क्या माना था, हमने x माना था लंबाई और चौड़ाई के रूप में माना था, यानी किसी वक्त किसी भी पक्ष की या फिर सॉरी किसी भी प्रार्थना कक्ष की जो हमने क्या मानी थी, उसकी चौड़ाई मानी थी, और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम क्या करेंगे x की जो वैल्यू है माइनस में दे रखे उसको क्या कर देंगे, तो छोड़ देंगे, क्योंकि जो x है वो क्या है, तो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, और चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे x बराबर हमारे पास में क्या आ गया, तो 12 आ गया, नहीं 12 आ गया, x बराबर क्या करें, तो 12 अतः प्रार्थना कक्ष
की चौड़ाई बराबर कितनी है 12 मीटर, कितनी है तो 12 मीटर, तथा प्रार्थना कक्ष की लंबाई वो कितनी है तो लंबाई हमारे पास में थी 2x x का मान 12 है प्लस एक दे रखा है, यानी ये सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी तो 2 को 12 से करेंगे तो 24 से कितनी आ जाएगी तो 25 मीटर, यानी उस कक्ष की जो लंबाई है, लंबाई तो कितनी है तो 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है तो 12 मीटर। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो हमारे साथ आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लालरा रमेश को फॉलो करें, सब्सक्राइब। आई होप कि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल लालरा रमेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।